सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जो कि है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो आपका चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आप इनका फ़ोटो यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। तो ये जो है इस चैप्टर के लेखक हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं जो हूँ पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको लाता हूँ, और मैं जो हूँ वो सीबीएसई बोर्ड से आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपको चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी इनका जो जिला था उसका क्या नाम था, बस्ती जिला, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और इनका जन्म सन 1927 में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। और इनकी जो उच्च शिक्षा थी, यानी इनका जो हाई स्कूल था, जो आपका बोर्ड होता है, वो इनका कहाँ से हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वह अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमाग में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। यानी उनकी जो मृत्यु थी वो सन 1983 में हुई। उनका निधन सन 1983 में हो गया। अब उनके बारे में उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। तो सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। यानी उनकी जो साहित्य थे वो बहुत अलग अलग टाइप के थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घटियां, कानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये जो है इनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं हैं। और उसके बाद आगे पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे, खुटिया पर टंगे लोग। ये जो हैं पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यानी ये जो था इस खुटिया पर टंगे लोग, इस साहित्य पर इनको जो है वो अकादमी का पुरस्कार भी मिल गया। और उनके जो लाखों संग्रह हैं उनमें से ये कुछ प्रमुख यहाँ पर हमें बताई गई हैं। तो हमने जो है अब लेखक परिचय, यहाँ पर जीवन परिचय लेखक का पढ़ लिया। तो चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है एक फादर बुल के होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यानी लेखक जो है वो फादर के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो फादर को जहरबाद से, यानी जहर लेने के कारण उन्हें नहीं मरना चाहिए था। और ये एक बीमारी होती है जिसमें जो है वो शरीर नीला पड़ जाए, तो जहरबाद से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी रंगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं फादर बुल्के के बारे में। इन फादर का जो पूरा नाम है वो था फादर बुल्के। तो फादर बुल्के के बारे में जो है वो लेखक बता रहे हैं कि वो कैसे थे। तो फादर बुल्के दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी वो जो थे वो लोगों के लिए हमेशा मीठा सोचते थे, उसके लिए उस जहर का विधान क्यों हो। यानी वो जो थे सबके लिए जब अमृत और मिठास भरी बातें सोचते थे तो उनके लिए जहर का विधान क्यों, यानी उनकी जो मृत्यु थी वो जहर से क्यों हुई। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। यानी फादर बुल्के जो थे वो प्रभु को बहुत मानते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दें। यानी यहाँ पर कवि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि फादर बुल्के जो थे वो भगवान के भक्त थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके उम्र के जो आखिरी क्षण थे उसमें जो है उन्हें परीक्षा क्यों देनी पड़ी। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले में लगाने को आतुर। यानी यहाँ पर जो है वो फादर बुल्के के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कैसे दिख रहे हैं। अभी जो है उनकी मृत्यु आप हो गई है, तो वो जो है सफ़ेद कपड़े से वहाँ पर ढके हुए हैं, उनका रंग गोरा है और उनकी जो मूँछें हैं वो झाई मार रही हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद हैं, और सफ़ेद उनकी दाढ़ी भी हो गई है, और उनकी जो आँखें हैं वो नीली हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी किसी को बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर हैं, यानी गले लगाना चाहते हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु से मैं अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी ये जो थे वो अपने हर प्रियजन के लिए जो थे प्रेम इनके मन में हमेशा रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। यानी जो लेखक थे वो 35 साल से फादर के साथ थे, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। यानी जब फादर इलाहाबाद में थे तब भी
लेखक उनके दोस्त थे और जब वो दिल्ली आते थे तब भी जो है वो उनके साथ रहते थे, फादर के साथ लेखक। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी जब फादर जो थे वो लेखक को गले लगाते थे तो उनकी छाती पर दबाव पड़ता था, और आज जब फादर नहीं रहे हैं तो लेखक जो है वो याद आ रहा है कि किस तरह से फादर उन्हें गले लगाया करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी फादर को जो याद करना है वो किसी ऐसा लगता है जैसे हम किसी सैड सॉन्ग को यहाँ पर सुन रहे हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वह दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी उस जो लेखक है उन्हें उस वक्त की याद आ रही है जब जो थे फादर बुल्के उनके साथ ही रहा करते थे, एक परिवार की तरह, परिवार के जैसे रिश्ते थे उनमें। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। यानी लेखक कहते हैं कि जो उनके कोई भी फंक्शन होता, जो भी उनकी कोई हंसी मजाक होती, तो वो जो फादर थे वो उनके हंसी मजाक में हमेशा शामिल होते, और उनके जो गंभीर और उनकी जो बातें होती थी, कोई उनकी लड़ाई हो गई तो उस पर जो है वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी जब भी घर में कोई फंक्शन होता तो वो किसी बड़े भाई या किसी बड़े व्यक्ति की तरह जो थे पूरे परिवार को संभालते और सबको जो है वो खुशी से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी यहाँ पर लेखक को वो बात याद आ रही है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार गेहूँ का दाना डाला था, अन्न डाला था। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। यानी यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि पहले क्या के कैसे थे फादर बुल्के, तो अब जो है उनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो लेखक को यहाँ पर दिख रहा है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चल रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी देखा नहीं। यानी लेखक जो है वो कहते हैं कि उनको जो है हमेशा हमने मुस्कुराते देखा है, उनको हमने कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा है, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। यानी हमेशा जो है वो भले ही वो सख्त दिखते हों लेकिन उन्हें को कभी भी क्रोध में नहीं देखा गया है, और वो ममता तथा प्यार उनकी आंखों से हमेशा झलकता था, और लेखक ने जो है उस चीज़ को महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सब थे। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो फादर थे वो बेल्जियम के रहने वाले थे, वो यहाँ पर नहीं रहते थे और वो बेल्जियम से भारत आए थे, और उन्होंने जो है वहाँ पर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर पढ़ाई छोड़ दी और एक सन्यासी बन गए। जबकि उनके पास उनका पूरा परिवार था, उनके 2 भाई थे, 1 बहन थी और माता पिता भी उनके थे। तो यहाँ पर जो है लेखक ने बहादुर बुल्के के बारे में बहुत सी बातें बताई। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आगे बढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? यानी यहाँ पर लेखक ने पूछा फादर बुल्के से कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। यानी फादर बुल्के बोलते हैं कि अब जो उनका देश है वो बेल्जियम नहीं, वो उनका देश कौन है? भारत। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। अब लेखक कहते हैं कि आपकी जो जन्मभूमि है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर फादर बुल्के कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्सचैपल। यानी बेल्जियम की एक जगह है ये रेम्सचैपल। तो उस जगह जो है वो फादर का जन्म होता है। तो फादर कहते हैं कि बहुत मुझे याद आती है अपनी जन्मभूमि की और वह बहुत सुंदर है। तो अब लेखक पूछते हैं कि घर में किसी की याद? अब माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। यानी यहाँ पर फादर बोलते हैं कि मुझे जो है अपने घर में सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, और जब वो कहते हैं कि मुझे माँ की याद आती है तो उसके बाद जो है वो माँ के अपने जो है सपने, मतलब जो उनको सोचकर जो है उसी में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। यानी जो फादर थे
वो अपने माता से ज़्यादा प्यार करते थे और उनके जो मन में अपने भाई तथा अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है। पादरी यानी जो चर्च में जो सब कुछ करवाते हैं, जिनको फादर भी हम कहते हैं। तो पिता जो थे वो एक व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे और जो उनका भाई था वो एक चर्च में पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, यानी एक जो भाई है उनका वो काम करता है और उसकी शादी हो गई है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। यानी जो उनकी बहन थी वो बहुत सख्त थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी और इस बारे में जो है फादर कई बार बताया करते थे और इस बार चिंता भी वो करते थे कि मेरी बहन शादी क्यों नहीं कर रही। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी जब उन्होंने संन्यास ले लिया और वो भारत आ गए तो उसके बाद वो 2-3 बार ही जो थे अपने परिवार से मिलने के लिए गए। तो यहाँ पर जो है हम फादर बुल्के की एक तस्वीर यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, ये हैं हमारे फादर बुल्के। तो आइए इनके बारे में और पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है इनका निधन हुआ और क्या हुआ। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। यानी जब लेखक पूछते हैं कि आप जो है बेल्जियम क्यों नहीं जाते, तो फादर बुल्के कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि आप जो है आपका पूरा परिवार था, इतना सब कुछ था आपके पास, तो आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए। तो यहाँ पर फादर बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। यानी जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो है कि यहाँ पर क्यों चले आए, तो फादर बुल्के कहते हैं कि सब भगवान की मर्जी थी। और जो है वो कहते हैं और वो मुस्कुराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि लड़का जो है वो हाथ से चला जाएगा। और आज और सचमुच इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले को शर्त रख सकता है। यानी जब ऐसा ही हुआ जैसा उनकी माँ ने सोचा था, वो जो थे वो सन्यास लेने के लिए एक फादर यानी चर्च के एक पादरी जो होते हैं उनके पास गए और उनके पास जाकर उन्होंने एक शर्त रखी कि उन मतलब सन्यास जो सन्यासी होता है उसको शर्त लेने का एक मौका होता है कि वो शर्त कोई रख सकता है। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा और फादर बुल्के ने ये शर्त रखी कि वो जो है वो भारत जाना चाहते हैं और वहीं पर सन्यासी बनकर रहना चाहते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता। यानी यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि आप जो है वो भारत जाने की बात आपके मन में क्यों उठी, आप भारत ही क्यों आए। अब इस पर फादर बोलते हैं कि नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। यानी उनकी जो शर्त थी वो सन्यास लेने से पहले जो शर्त उन्होंने मांगी थी उनकी शर्त को पूरा कर दिया गया और वो भारत आ गए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।